क्या आपको पता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? What is the differences between the Council of Ministers and Cabinet? कैबिनेट का जो शब्द है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तब इन्होंने कैबिनेट का जो वर्ड है हमारे आर्टिकल 352 में इसको ऐड किया गया। तो चलिए हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, कैबिनेट क्या है, क्या इनके फंक्शन हैं, एक-एक करके इनको समझेंगे। नमस्कार, आज के क्लास में हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस क्लास में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्री प्लस मेंस अप्रोच से समझेंगे। प्री यानी कि जैसे आपको पहले मैंने बताया हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि प्री जो क्लास होगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे होंगी, ठीक है, उस पे फोकस करेंगे। जो हमारे जो भी आप सिविल सर्विसेज का, स्टेट सर्विसेज का आप प्री एग्जाम देंगे, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम देखेंगे। और ये जो प्री क्लासेस होंगी ये मोस्टली उनके लिए भी होगी जो भी हमारे वनडे एग्जाम देते हैं, है ना, जिसमें हमारे जीएस के, जनरल स्टडीज के, हमारे पॉलिटी का सेगमेंट पूछा जाता है। उन समय में ये हमारी क्लास यूजफुल होगी। साथ ही साथ ये हमारा मेंस अप्रोच होगा, यानी कि जो सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम मेंस लिखते हैं, तो 250 वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक क्वेश्चन बनाया गया है, 250 वर्ड्स में उसका आंसर प्रोवाइड किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप भी उसको समझेंगे। और जब आप फैक्ट प्लस जब सब्जेक्टिव को देखेंगे, तब आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन सभी को स्टडी करने के बाद उनका एक लिस्ट बनाया गया है, सार बनाया गया है। और लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी, उसको साथ उसको इंटीग्रेट करके मैं समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनका, और साथ ही साथ जो हमारे वन डे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि द द काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि इनको हम हिंदी में बोलेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद। ठीक है, ओके। अब इसका कंसेप्ट आप पूरा समझिए। ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ओके, तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जो भी हमारे डेवलप्ड और उस समय की जो हमारे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उनके संविधान को स्टडी करने के बाद हमारा संविधान में उन सब अच्छाई, जो भी अच्छाई चीज़ें थी, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट था, तो ये भी हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन के राजा थे, तो वो क्या करते थे कि राज्य चलाने के लिए उनके पास 70-80 लोगों का एक समूह था। ठीक है, तो जो 70-80 लोगों का समूह था, जिससे वो विचार विमर्श करने के बाद ब्रिटेन में कैसे रूल करना है पॉलिसी बनाते थे, तो वो 70-80 लोगों का समूह को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता था। तो उसी कंसेप्ट को हमने संविधान में इन्यूमरेट किया, लिखा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, तो ये 60-70 आदमियों का समूह था, तो वो अलग ब्रिटेन में अलग-अलग जगह से आते थे। लेकिन यदि सडनली कोई उनको एक्शन लेना हो, कोई पॉलिसी बनाना हो, तो सारे के सारे तुरंत नहीं आ सकते थे एक जगह पे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 10-15 उन्हीं में से जो 60-70 एमपीज़ थे, जो उनके थे जो मेंबर थे, उन्हीं में से 15-20 को इन्होंने सेलेक्ट किया, ठीक है? और वो अपने पास ही रखते थे, और तुरंत उनसे विचार-विमर्श करने के बाद अपना वो डिसीजन लेते थे। तो जो 60-70 में से जो 15-16 का ग्रुप बन गया, तो उनको उस समय सीक्रेट डिबेट बोला जाता था, सीक्रेट रूम में डिबेट बोला जाता था। वही जो सीक्रेट रूम का था, वही आपका आगे चल के कैबिनेट बना है, ठीक है? उसको हम समझेंगे। ओके, तो अब पहले आप देखिए कि ये जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये होता क्या है? देखिए, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इसमें आपके क्या होंगे? इसमें 3 होंगे। एक तो होगा आपका कैबिनेट,
कैबिनेट। कैबिनेट मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल। ओके, मंत्रिमंडल। ओके, दूसरा हमारा आएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वेरी गुड। ओके, फिर हमारे यहाँ आएंगे डिप्टी डिप्टी मिनिस्टर। ओके, तो हमारे एक कैबिनेट हो गए फर्स्ट, दूसरा हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, और तीसरा हमारे डिप्टी मिनिस्टर हो गए। इन लोग के आप समझ जाइए, ये जो कैबिनेट होते हैं, ओके, ये कैबिनेट जो हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। ओके, आपके अमित शाह जी होम मिनिस्टर, वो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एक परिवार है। ओके, और जो आपके कैबिनेट हैं, वो आपके परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हैं। जैसे एग्जाम्पल तो समझिए, आपका परिवार है, आपके परिवार में दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, आप भी हैं, और मान लीजिए आपके भाई के चाहे आपके बच्चे भी हैं। ठीक है, तो आपके परिवार में जो डिसीजन लिया जाएगा, वो जो बच्चे लेंगे, उनके डिसीजन पे तो होगा नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वही जो डिसीजन लेंगे, वो उसी को माना जाएगा। वो चाहे शादी को लेके हो, चाहे खेती बाड़ी को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, कोई भी चीजें वो बड़े बुजुर्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास फाइनेंस है, पैसा उन्हीं के पास है, वही हमारे परिवार का देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे कैबिनेट भी रहेंगे, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहेंगे, और डिप्टी मिनिस्टर भी रहेंगे। ठीक है, यानी कि डिप्टी मिनिस्टर का आप ये समझिए कि जो छोटे बच्चे हो गए, है ना, वो हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आप समझिए कि आपके मम्मी पापा भाई लोग हो गए। ओके, और मंत्रिमंडल में आप समझिए कैबिनेट में कि आपके दादा दादी हो गए, जो मेन डिसीजन लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भारत सरकार में बहुत लोग मिनिस्टर हैं, बहुत लोग मंत्री हैं। ओके, लेकिन उन मंत्रियों को मैं पूछ दूंगा कि ठीक है, सी एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, आपको हो सकता पता हो, लेकिन ज्यादातर पता 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपको पता नहीं हो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ दूं कि गृह मंत्रालय किन के पास है, ऑब्वियसली 90, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 99% लोगों को पता होगा कि होम मिनिस्ट्री हमारे किन के पास है, माननीय अमित शाह जी के पास। डिफेंस मिनिस्ट्री किन के पास है, बिल्कुल आपको पता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, बिल्कुल पता है। तो जो मेन मेन मिनिस्ट्री है ना, तो जो उसमें आएंगे, जैसे हमारे होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर, अभी बजट पास हुआ तो निर्मला सीतारमण, ठीक है, मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनकी टोटल संख्या आप देखेंगे कि 60 से 70 होगी। ओके, इसमें सब आएंगे, कैबिनेट भी आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी आएंगे, और हमारे डिप्टी मिनिस्टर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन कैबिनेट हमारा क्या होता है, 15 से 20, यही होंगे। और एक्चुअली क्या है कि जो पीएम हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूरे 60-70 लोगों की मीटिंग बुलाएं, इनसे बात करें, तब उसके बाद डिसीजन लें। नहीं, वो क्या करते हैं जनरली कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 15-20, उन्हीं को फोन करते हैं या उन्हीं की मीटिंग बुलाते हैं। वहीं पे कोई बातें होती हैं, बहस होती है, ठीक है, बिल पारित होता है, और वो चीजें मानी जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पारित कर दिया। और ये जो कैबिनेट पास करेगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को जाएगा, तो वो भी अप्रूवल देंगे, और डिप्टी मिनिस्टर जो रहेंगे, ये भी अप्रूवल देंगे। ठीक है, यानी कि जो 60-70 हैं, ये 60-70 क्या हैं, आपके एमपीज हैं। मान लीजिए लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं अभी, 543 सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें भी मान लीजिए कि 250 है। ओके, तो इसमें से 60-70 तो आपके एमपी हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो जो कैबिनेट डिसीजन लेगा, मान लीजिए कैबिनेट डिसीजन, पीएम डिसीजन लेते हैं कि हमें पाकिस्तान पे अटैक करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि अटैक करने की बात आई, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उसमें पीएम का डिसीजन था, उनके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने डिसीजन उनका लिया, सपोर्ट किया, और उसके बाद वो
कहाँ चला गया? सबके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को और डिप्टी मिनिस्टर को, जो कि इन लोगों से बात नहीं हुई थी। लेकिन जब यहाँ पास हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इसको सपोर्ट करेंगे। यदि इस केस में यदि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करते हैं, वो रिजाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट डिसीजन लेगा वो इनको मानना होगा, और जब इनको मानना होगा तो यानी कि ये हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, सामुदायिक सामूहिक इनकी उत्तरदायित्व है, जो आर्टिकल संविधान में लिखा गया है 75(3) में। ठीक है, कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप समझ गए? ओके, चलिए अब इसको और ढंग से समझते हैं। तो ये था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये था कंसेप्ट आपका कैबिनेट का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि कोई भी एक अलग से चार्ज इनको दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ज्योतिराज सिंधिया हो गए, ठीक है, और भी छोटे लोग हैं, उनको दे दिया गया कि चलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आप अपना चलाइए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। डिप्टी जो मिनिस्टर होते हैं, इनको कोई अलग से पोर्टफोलियो यानी कि अलग से विभाग इनको नहीं दिया जाता है। जैसे पोर्टफोलियो, गृह मंत्रालय हो गया, फाइनेंस मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब हमारे पोर्टफोलियोज हैं। तो डिप्टी मिनिस्टर को ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, ये हमारे जूनियर एमपीज होते हैं, इनको कुछ सीखने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये जो हैं अपने सुझाव कैबिनेट को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देते हैं। ठीक है, समझ गया आपने? ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पॉइंट। देखिए, जो आपका सेंट्रल काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल क्योंकि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट का भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि रहेगा, यदि मान लीजिए सिर्फ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाते तो आप कंसीडर कर सकते थे कि स्टेट का भी हो सकता है। तो स्टेट में पीएम क्या करेंगे, और जनरली मैं यूज जो टर्म्स जो यूज करूंगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव भी यूज करूंगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया सेंट्रल। ओके, तो देखिए, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ओके, तो ये क्या है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये हमारा पार्ट ऑफ, ये क्या है? हमारा पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है, जो काम करती है ना, उसका ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद क्या है? भाग है एक कार्यपालिका का। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ मेंशन है? ये सब ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आएगा, उसको आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं। ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको मेंशन है, किसमें मेंशन है भैया? दो आर्टिकल में मेंशन है। किस किस आर्टिकल में? आर्टिकल एक हमारा 74 है, और एक हमारा आर्टिकल 75 है। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर क्या है? अभी इस 74 में क्या है, 75 में क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप याद करते जाइए। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको हेड कौन करता है? हेडेड बाई, यानी कि इसका मुखिया कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या पीएम? तो आप देखेंगे कि ये हमारा हेडेड बाई यानी कि जो मंत्री परिषद है, उसके मुखिया कौन होते हैं? बताइए। यस, सही कह रहे हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, ठीक। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हमारा सुझाव देता है, सहायता और सुझाव देता है, किसको? द प्रेसिडेंट। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको ये सुझाव देता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देगा कि आपको इमरजेंसी लगाना है कि नहीं लगाना है। इमरजेंसी कहाँ पे राष्ट्रपति शासन शासन लगाना है, यही सुझाव देगा। आपातकाल कहाँ लगाना है, यही बताएंगे। वित्तीय आपातकाल कब लगाना है, यही बताएंगे। कौन सा बिल पास करना है, यही बताएंगे। कौन सा अमेंडमेंट करना है, यही बताएंगे। किसको मंत्री बनाना है, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देता है प्रेसिडेंट को। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 74 क्या है और 75 क्या है। या एक काम करते हैं, अभी तक आप बस इतना ही रखिए, लास्ट में आपको सब एक चीजें समझा दूंगा आपको। ठीक है, ओके, अब यही समझिए। यानी कि ये हमारा जो कार्यपालिका है, उसका ये भाग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 74 में मेंशन है और 75 में मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी गुड। इनके जो मुखिया होते हैं वो हमारे पीएम साहब होते हैं,
और ये क्या करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सुझाव देता है। ठीक, ओके। अब इन इसमें जब देखेंगे कि अब इसमें क्या होगा, कैटेगरीज क्या होंगे, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले बताया हूं मैं, वही हमारा कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर है। कैसे, देखिए, एक तो हमारे कैबिनेट होगा। अब आपको समझा रहा हूं मैं एक एक चीजें। एक कैबिनेट होगा, ओके, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो हमारे कैबिनेट हैं, ठीक है, ये जब हमारा संविधान बना, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा बैठी, और संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, जो कि राज्यसभा मानता है कि 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन ही लगे हैं। ओके, 11 सेशन हुआ, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 तक भी हमारे संविधान सभा ने संविधान में कैबिनेट का मेंशन नहीं किया था, यानी जो मंत्रिमंडल है वो हमारे संविधान में नहीं था, 1950 में भी नहीं था, 1950 के 27 साल बाद तक भी नहीं था। यानी कि हम देखेंगे कि 1977 तक भी कैबिनेट का जो टर्म है हमारे संविधान में शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। ओके, आप सोचेंगे कि हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, है ना, और सर बता रहे हैं कि 1977 तक, सोचिए, यानी कि 1950 में हम गणतंत्र मना रहे हैं, उसके 27 साल बाद तक भी हमारे कैबिनेट मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा किस लिए और क्यों इसको जोड़ा गया? तो इसके पीछे एक सिंपल स्टोरी है। आपको पता है कि 1975 से लेके 1977 तक इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी, और उस समय हमारा इमरजेंसी लगा था। और जो इमरजेंसी लगा था वो किस बेस पे लगा था? इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी कि आंतरिक जो मतभेद हैं, असुरक्षा है, उसके तौर पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने लेटर लिखा या बताया इन्होंने किनको? प्रेसिडेंट साहब को। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने ये जो क्या हुआ कि जो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंदिरा गांधी जी के, उनसे इंदिरा गांधी जी ने पूछा या ना पूछा ये डिबेट का मुद्दा है, लेकिन ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने से, यानी कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनसे ज्यादा उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, अपने से उन्होंने क्या किया कि हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जो कि प्रेसिडेंट थे उनको कहा कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए। ठीक है, तब क्या हुआ कि फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी में साइन किया और वो लग गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इमरजेंसी लगा 1975 से 77 तक। फिर उसके बाद होता है कि इलेक्शन होती है। इलेक्शन के बाद हमारे जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी हमारा नेशनल इमरजेंसी का विरोध कर रही थी। कई लोग जेल गए थे, तो उसी जेल में रहते हुए बहुत लोग इलेक्शन लड़े आने के बाद और जीत के आए, तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का पूरा एकाधिकार हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी के पास आ गया, वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हनन है, और वो ऑटोक्रेसी की तरफ वो जा रहा है। तो प्रेसिडेंट की तो मजबूरी है कि वो क्या करेंगे कि जो हमारे पीएम सुझाव देंगे उस पर वो करेंगे, साइन करेंगे। जनता गवर्नमेंट आती है और कहती है कि एक संशोधन लेके आती है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये लेके आती है और कहती है कि जो हमारा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है? आर्टिकल 352। 352 में, आर्टिकल में हमारा कैबिनेट का जो है वर्ड यूज किया जाता है, और कहा जाता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लगाना हो तो प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखा जाएगा उस पे हमारे पीएम के साथ कैबिनेट मिनिस्टर का भी साइन होना चाहिए, सिर्फ पीएम का नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यदि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपति, मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ वो आर्टिकल 78 का उपयोग करके प्रेसिडेंट के पास जाके कहेंगे कि हमको राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा।
प्रेसिडेंट साहब कहेंगे ऐसा है कि आप संवैधानिक दायरे से नहीं आ रहे हैं, आप जाइए और जो आपका कैबिनेट है जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 352 में, उसमें कैबिनेट लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिसमें अमित शाह जी हो गए, ठीक है, आपके राजनाथ सिंह जी हो गए, निर्मला सीतारमण हो गए, इन लोगों की सहमति भी आप लेके आइए, तब कहीं जाके हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये चीजें अब हो गई है। पहले संविधान में नहीं था कैबिनेट टर्म, लेकिन जनता पार्टी आती है, सरकार बनाती है और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है और 352 में ऐड करती है, तब कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाना है तो कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। अब वहीं से हमारा कैबिनेट मिनिस्टर का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हम देखेंगे शुरुआत में जो हमारी गवर्नमेंट बनी तो बस 18 मंत्री थे। ठीक है, जो कि आप देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में शुरुआत में ही हमारे 15 महिलाएं चुन के आती हैं, लेकिन देखिए स्वतंत्रता के बाद हम हमारे पास बस 18 मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, कि कैसे कैबिनेट यानी कि मंत्री मंडल को कैसे हमने इंक्लूड किया अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ओके, अब देखिए ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो 44th है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे पहले नेशनल इमरजेंसी के समय ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था। कौन सा? 42nd, सब याद करते जाइए, आप नोट करते जाइए, 1976। इसमें कहा गया था कि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुझाव देंगे किसको, प्रेसिडेंट को कुछ करने के लिए, तो प्रेसिडेंट को मस्ट एक्सेप्ट करना पड़े, यानी कि प्रेसिडेंट की मजबूरी थी, उनको करना ही करना था। लेकिन 44th आया और उसमें कहा गया कि नहीं, एक बार यदि कोई सुझाव दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि एक बार उसको भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए, कि इस बार फिर आप एक बार सोचिए कि क्या मुझे ये करना है। समझ में आ गया? तो ये हमारा 44th के माध्यम से आया था। ठीक है, ओके, लेकिन बस इसी पे हम लोग अटैच रहेंगे, इसलिए 42nd समझाने के लिए आपको बताया। अब देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ओके, ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, ये की डिसीजन मेकर है, यानी कि जो भी डिसीजन होता है मेनली मुख्यतः, वो सब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, पीएम मोदी जी, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, ये सभी लोग मिलके ही डिसीजन लेते हैं। ओके, यानी कि जो कैबिनेट होता है ये हमारा पॉलिसी मेकर होता है, नियम बनाता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, वो हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटर होते हैं, यानी कि जो कैबिनेट ने पॉलिसी बनाया है उसको वो लोग मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लागू करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। ये देखिए, ये जो हमारे हैं, है ना, ये पार्ट ऑफ कैबिनेट, जो मिनिस्टर है पार्ट ऑफ कैबिनेट तो है, आपको पता ही है। और ये क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। क्या हैंडल करते हैं भैया? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, पोर्टफोलियो, उसको ये लोग हैंडल करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब क्या? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सभी लोग इसको हैंडल करते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद आते हैं हमारे, क्योंकि हम कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे थे, ये हमारा कैटेगरीज था, उसमें हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो कैबिनेट हो गया पहला। दूसरा हमारे आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या होता है कि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये हमारे कैबिनेट के पार्ट नहीं होते। ओके, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ये पार्ट नहीं होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। ओके, नॉट मेंशन कीजिएगा। ये क्या करते हैं कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, उसका ये लोग क्या करते हैं? असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। समझ में आ गया? तीसरा काम क्या है? तीसरा है कि इनके पास में है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि इनके पास अलग से स्वतंत्र विभाग मिलता है इनको। ओके,
यानी कैटेगरी में आपने पहला देख लिया कैबिनेट, दूसरा देख लिया आपने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब तीसरा आप देखेंगे डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर, ओके। ये जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, है ना, इनका काम क्या है? देखिए, इनका कोई मेनली काम है नहीं। इनका काम बस दो है। क्या करना? असिस्ट करना, सहायता करना, सहयोग करना। किसका? दोनों का। दोनों का? दोनों का मतलब किसका? अरे भैया, दोनों का मतलब कि जो इसके ऊपर है। इसके ऊपर कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर। समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरा क्या है? इसके पास देखेंगे कि नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको कोई अलग डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। ये बस बना दिए जाते हैं, और खासकर उनको बनाया जाता है जो न्यू कमर्स एमपी चुन के आते हैं कि आप क्या है कि आप इस पार्टी के, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए एमपी चुन के आए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यूथ है 30 साल का लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल है ना, तो उसको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया जाता है कि आप क्या है, जैसे डिप्टी मिनिस्टर इन फाइनेंस, वित्तीय में इनको डिप्टी मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय में इनको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया। तो उनका वो उनको अलग पावर नहीं दिया गया है, लेकिन ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है, उसको चलाने के लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना किसी मिनिस्टर को। कि फिर हमारी सरकार बनती है, तो जो बुजुर्ग हैं यदि एक्सपायर हो गए, तो इनकी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को सिखाया जाए चलाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा ब्यूरोक्रेसी में हो गया। ठीक है, डीएम है, उनके नीचे हमारे एडीएम है, फिर एसडीएम है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे स्टेट सरकार क्या करती है, एसडीएम अपॉइंट करती है। वो एसडीएम एडीएम के अंदर काम करते हैं, एडीएम डीएम के अंदर काम करते हैं, डीएम के अंदर सब लोग काम करते हैं। तो धीरे धीरे एसडीएम भी क्या होता है, वो सीखता है, प्रोसेस सीखता है, और लास्ट में देखेंगे कि कुछ सालों के बाद उसका प्रमोशन होता है, आईएएस बनता है वो, और फिर वो भी डीएम बनता है और डिस्ट्रिक्ट चलाता है। तो इसी तरह जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सिंपल तरीके से आप ये समझेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। ओके। अब देखिए, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उसमें हमारे आएंगे पीएम साहब। ठीक है, कौन आएंगे? पीएम साहब। तो पीएम साहब का रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, ये भी हमारे कैबिनेट में ही आते हैं। तो इनका रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है? ठीक है, यानी कैटेगरी, यानी कि 3 कैटेगरी में आपने देख लिया है, ये खत्म हो गए। अब हम देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे कैबिनेट के पार्ट होते हैं, इनका क्या है? देखिए, जो हमारे, इसको अलग से ना, इसको अलग से कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनका यह है कि ये जो हमारे मोदी साहब हैं, ये हमारे लीडर हैं। वो तो सभी को पता है सर, जितने एमपी हैं सब लीडर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी लीडर हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लीडर ऑफ द काउंसिल है। लीडर ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो परिषद है, कौन सा परिषद? अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो मंत्रियों का परिषद है, जो मंत्री परिषद है, उसके ये लीडर है। ओके, वेरी गुड। सर काम क्या करते हैं ये? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि सर किसको बनाना है, क्या बनाना है, मंत्री बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे एडवाइस देते हैं, एडवाइस करते हैं। किसको? एडवाइस इज द प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको ये एडवाइस देते हैं। किसके लिए? ऑन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट। कौन सा अपॉइंटमेंट सर? अरे भैया, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होती है अपॉइंट करने की। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। वेरी गुड। तो सुझाव कौन देगा कि साहब इनको अब बना दीजिए? तो प्राइम मिनिस्टर सुझाव देते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय जी या महोदया जी, आप इस आदमी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दीजिए, आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। तो वो शपथ दिला देंगे। ठीक है, यही है और कुछ नहीं। किसी मिनिस्टर्स को, कोई एमपी है, उसको मिनिस्टर बनाना है, तो जाके एडवाइस देंगे कि साहब, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, आप इनको मंत्री का शपथ दिला दीजिए। तो वो दिला देंगे। ठीक है। दूसरी बात, पीएम क्या करेंगे? एलोकेट करते हैं।
बांटते हैं क्या, पोर्टफोलियो, जो भी हमारा विभाग है उसको हम प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। जो भी पोर्टफोलियोज में विभाग हैं उस मंत्री बनाने के लिए वो ये बांट देते हैं। वेरी गुड। उसके बाद पीएम क्या करते हैं भैया, जो पीएम है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, यानी कि सब में एक सामंजस्य बढ़ाते हैं और दिशा निर्देश देते हैं क्या करने के लिए, कि जो भी हमारे सरकारी पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनको लागू करने के लिए और बनाने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स करते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं, किसको, गवर्नमेंट पॉलिसीज। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए नितिन गडकरी साहब हैं, ओके, वो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं और उनको रोड बनाना है, उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय किनके पास है, निर्मला सीतारमण के पास। तो वो उन दोनों को वो बोल देते हैं कि भैया देखिए इनको रोड बनाना है, इनको इतना पैसा चाहिए, आप जो बजट पास करेंगे उसमें ये चीजें इतना रखिएगा। तो यही हमारा कोऑर्डिनेटर है। नितिन गडकरी साहब पीएम से कहेंगे, पीएम इनको बोल देंगे, यही हमारा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। वहां पे नितिन गडकरी साहब डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को भी बोल देंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, क्योंकि एक लीडर जो है उनको मान के कि लीडर बोलेंगे तो बात हो जाएगी, ओके। तो ये चीजें हैं। तो आप रोल ऑफ पीएम आप देख चुके हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर क्या है। इस सब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर कैसे होता है, ठीक है। अपॉइंट ऑफ मिनिस्टर, तो देखिए जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर होता है तो आपको पता है कि ये कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर सुझाव देते हैं, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, विदाउट, ठीक, उनके द्वारा, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किसी भी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। वेरी गुड। दूसरा, ये किसके सुझाव पे होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे होता है, बिल्कुल सही। यदि ये मान लीजिए यदि ये एमपी नहीं है और पीएम ने कहा है कि ठीक है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का, लेकिन मेरे बहुत जानकार हैं, बहुत जान पहचान है, इनको आप मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति जो हैं उनको तो शपथ दिला देंगे, लेकिन जो मंत्री बने हैं जो कि एमपी नहीं है, उनको 6 महीना के अंदर एमपी बनना पड़ेगा। वो चाहे एमपी इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, चाहे तो चुन के आए लोकसभा में या नामित किए जाए राज्यसभा में, ठीक है, ओके। यानी कि मस्ट बी, जो मिनिस्टर हैं मस्ट बी मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या होंगे, इलेक्टेड, और राज्यसभा में नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, कोई भी हो सकते हैं ना। तो राज्यसभा में नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड 12 मेंबर हमारे नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि यदि मेंबर ये नहीं है तब क्या करना पड़ेगा, और बिकम, बिकम विद इन, विथ इन कितना, 6 मंथ में, यानी कि 6 महीना के अंदर आपको, यदि आप नहीं हैं तो आपको बनना पड़ेगा उस मिनिस्टर का पद संभालने के लिए। यदि आप नहीं बनते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व किस पे होता है, जो मिनिस्टर होते हैं उनका उत्तरदायित्व कौन होता है। तो दो तरीके से उत्तरदायित्व होते हैं भैया, पूछेंगे कौन कौन। एक होता है मिनिस्टर का इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है, एक तो हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वेरी गुड। दूसरा क्या होता है? कोलेक्टिव, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वेरी गुड। जो मिनिस्टर है, किसके लिए बात हो रही है? मिनिस्टर को लेके, है ना? ये जो मिनिस्टर हैं, इनके लिए बात हो रही है कि इनका उत्तरदायित्व क्या होता है। तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत और कलेक्टिव मतलब सामूहिक, ठीक है? तो जो मिनिस्टर हैं, उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किनके लिए, किनके प्रति होता है? प्रेसिडेंट के लिए, टू द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, यानी कि जो मिनिस्टर बने हैं, भले ही पीएम उनको रिकमेंड किए हैं बनने के लिए मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने ओथ दिलाए, लेकिन वो मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर बनने के बाद वो पीएम के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं है, बल्कि किसके लिए है? व्यक्तिगत तौर पे प्रेसिडेंट के लिए। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? ये हेड ऑफ स्टेट हैं। समझ में आ गया? आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 में, ठीक है, वेरी गुड, ओके। इसके बाद देखिए, अच्छा ये हमारे इंडिविजुअल क्यों है? ये प्रेसिडेंट के लिए क्यों? प्रेसिडेंट के लिए इसलिए ये हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है, क्यों? कि जो भी हमारे मिनिस्टर बने हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, उनको मस्ट, जो मिनिस्टर हैं, ये होल्ड ऑफिस एट द प्रेसिडेंट, क्या? प्रेसिडेंट का जो हमारा प्लेजर्स होता है, ओके। यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे हमारे प्रेसिडेंट के प्रति इनका उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व प्रेसिडेंट के प्रति इसलिए है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, तब तक कोई व्यक्ति मिनिस्टर बना रहेगा। जिस दिन प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे, तो खत्म हो जाएगा मिनिस्ट्री पद। इसलिए जब प्रेसिडेंट खुश हैं, तब तक ये हमारा मंत्री बने रहेंगे। प्रेसिडेंट खुश होने का मतलब आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। इंडिविजुअल समझ गए आप। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? देखिए, वही जो मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्टर की बात भी कर रहा हूं मैं, वो सभी हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, किसके प्रति? टू द लोकसभा, लोकसभा ओनली, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देगा कि राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। तो जब कलेक्टिव की बात आएगी, तो सीधे आप लोकसभा पे क्लिक कीजिएगा, ओके, ठीक है। ये किस पे है मेंशन? हम जो कि बताएंगे आपको, ये आर्टिकल 75(3) में है, ठीक है। ये आर्टिकल 75(3) मतलब तीन इस तरह लिखा है ना, यानी कि सी हो सकता है, तो कलेक्टिव। ये आपको याद कराने का मैंने ट्रिक बताया, ओके, वेरी गुड। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह है कि यदि मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर यदि रिजाइन किया है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर रिजाइन किया है, मतलब कि यदि आप हाउस में, लोकसभा में यदि अपना कॉन्फिडेंस हार जाते हैं आप, तब सारे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि मिनिस्टर must resign if they lose confidence in the house, in the house। समझ में आ गया? इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो कलेक्टिवली स्विम करते हैं और सिंक्स करते हैं, यानी कि वो सामूहिक तौर पे तैरते हैं और डूबते हैं। यदि एक मंत्री के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए 50 एमपी का साइन चाहिए। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया यदि एक मंत्री के खिलाफ भी, तो समझिए कि सारे मंत्रियों के खिलाफ वो नॉन कॉन्फिडेंस पास हो गया है, और उस केस में सरकार का गिरना तय माना जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर क्या है। उसको दो तरीकों से बताया हूं मैं, कि एक हमारा इंडिविजुअल है, एक हमारा कलेक्टिव, एक हमारा व्यक्तिगत तौर पे, या दूसरा हमारा सामूहिक तौर पे, ओके, ठीक। अब ये जो कैबिनेट के बारे में हो रही है, ये हमारा कैबिनेट है क्या? है ना, कैबिनेट सिस्टम जो है क्या? तो देखिए, जो आपका कैबिनेट सिस्टम है,
देखिए, एक-एक पॉइंट ना आपको बिल्कुल मैं आराम से और समझा रहा हूँ मैं ना, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो, कांसेप्ट पूरा क्लियर रहे। देखिए, जो आपका कैबिनेट सिस्टम है, यानी कि जिसमें अमित शाह आ गए, नरेंद्र मोदी साहब आ गए, राजनाथ सिंह साहब आ गए, ये जो लोग हैं कैबिनेट सिस्टम में, जो 15-20 लोगों का समूह होता है ना? वो है क्या? ये जो कैबिनेट सिस्टम है, ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कलेक्टिव कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है? यानी कि सामूहिक तौर पे एक निर्णय लेते हैं, है ना? वो बॉडी है, ठीक है? ठीक है। और ये जो हमारा कैबिनेट है, ये क्या जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रोसीजर है, लॉ एंड प्रोसीजर है, उस नियम के तहत चलता है? नहीं। तो कैसे चलता है ये? आप तो कहे हैं सर कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जनता पार्टी लेके आई और कैबिनेट शब्द को आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में जोड़ दी। तब तो सर ये इसका रूल एंड प्रोसीजर होगा कैबिनेट सिस्टम का। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, उसमें नहीं है। क्यों? ये जिसकी जो भी मीटिंग होगी, जो भी डिसीजन लेगी, ये हमारा किससे गवर्न्ड होगा? गवर्न्ड बाय जो हमारी मान्यताएँ हैं, जो परंपरा चली आ रही है, ठीक है? कन्वेंशंस, ठीक है? जो हमारी परंपरा चली आ रही है कि 4-5 लोग मिल के इकट्ठा होके बात कर रहे हैं, डिसीजन लिए, वैसा हमने देखा है। फिर हम हमारे दादा-दादी भी 4-5 लोग मिल के डिसाइड लिए, वो हमने देखा है। हमारे मम्मी-पापा भी 4-5 लोग मिल के डिसीजन लिए, वो हम भी देखे हैं। तो उसको हम लोग भी 4-5 लोग मिल के डिसीजन लेंगे और हम लोग कोई डिसीजन लेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, फिर हमारे बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो वो हमारा हो जाता है कन्वेंशन, ठीक है? यानी कोई इसके पास रूल नहीं है। वेरी गुड। लेकिन कहा जाता है कि कैबिनेट सिस्टम में जो हमारे पीएम हैं, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो कैबिनेट सिस्टम का धुरी है। धुरी समझते हैं आप ना? धुरी मतलब उसी के अराउंड सब कुछ घूमता है। पीएम एज़ द व्हाट? ठीक है? पीएम है वो। वेरी गुड। ओके। ये कैबिनेट सिस्टम के बारे में आप समझ गए कि ये चीज़ें हमारी हैं। ठीक है। सर ये बताइए कि ये कैबिनेट सिस्टम के बारे में आप पढ़ा दिए हैं। ये जो कैबिनेट सिस्टम है, इसका पावर एंड फंक्शन क्या है? तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि इसका पावर एंड फंक्शन क्या है, यानी इसका कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक है? यानी कि पावर, शक्तियां और फंक्शन यानी कि कार्य क्या है किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। वेरी गुड। इनका जैसा कि आपको बताया कि इनका मेन कार्य है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी जो है, हमारी जो नीतियां हैं, उनको बनाना। फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जो भी हमारी नीति है उसको बनाना, ठीक है? बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए सर। दूसरा ये है कि जो भी कानून बने हैं, जो भी विधेयक बने हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, उसको सही से शासन प्रणाली में सही से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ लॉज, जो भी हमारे कानून बने हैं उनको लागू कराना, ठीक है? इसके बाद और क्या काम है सर? अरे भैया, हमारे पास एक फाइनेंस होता है, ठीक है, वित्त प्रणाली है, तो कंट्रोल ओवर फाइनेंस, ऐसा ना हो कि हमारी वित्तीय प्रणाली खत्म हो जाए। वेरी गुड सर। इसके बाद ये हमारा जो है, यदि इमरजेंसी लग गई, है ना, यदि विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण कर दिए, तो उस समय हमारा कौन मैनेजमेंट करेगा? तो ये सरकार करेगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट, समझ में आ गया? ओके। सर ये सब तो हम समझ गए कि जो हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, वो क्या है, किस कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसमें पीएम के कितने रोल हैं, जो नेता होते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो मिनिस्टर बनते हैं, उनका इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कैबिनेट सिस्टम है उसके बारे में भी हम समझेंगे करता क्या है, इसके पावर और फंक्शन के भी हम समझ गए कि सर इसका पावर और फंक्शन भी क्या है।
लेकिन सर आप मुझे बताइए कि जो हमारे काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो वो जो काउंसिल है, जो परिषद है, वो खत्म कैसे हो जाएगा? यानी कि आप बात पूछ रहे हैं कि कैसे उसका डिसोल्यूशन होगा ना? ओके, डिसोल्यूशन। तो जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल है, वो कैसे होगा? यानी कि जो परिषद है, ठीक है, वो कैसे रद्द होगा? वो कैसे खत्म होगा? यही ना? ठीक है। अब आप कहें क्या जरूरत है? तो देखिए भैया, जो भी हमारे मंत्री परिषद है, जो भी हमारी परिषद है, तो जब हमारे न्यू इलेक्शन होते हैं और दूसरी सरकार चुन के आती है, तो पिछले जो सरकार थी उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काउंसिल है उसको रद्द ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। ओके। या पीएम यदि मर गए, प्राइम मिनिस्टर जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब यदि मर गए अभी तुरंत, है ना, या रिजाइन दे दिए, तो आप समझिए कि पूरा अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है सब का सब खत्म हो जाएगा। वो बशर्ते अभी पीएम, एक तो पहली कंडीशन यदि पीएम मर गए, मोदी साहब यदि मर गए, तो पूरी सरकार गिर जाएगी एक तरीके से, फिर नया मिनिस्टर हमारे बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी केस में यदि मान लीजिए कि पीएम मोदी साहब रिजाइन दे दिए कि नहीं अब मैं पीएम नहीं रहूंगा, रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया प्रेसिडेंट को, उस केस में भी हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरा रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? अरे भाई, जब उसका मुखिया ही नहीं रहा तो उस घर का क्या मतलब, उस परिवार का क्या मतलब? कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह तो आप जनरली जो हम लोग का परिवार होता है उस कंटेक्स्ट में मत समझिए, वहां समझिए, वहां का जब तक हेड नहीं है तब तक वो नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि यदि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट यदि लोकसभा को रद्द कर देते हैं, उस केस में सर चौथा केस क्या है? चौथा केस ये है, यदि मान लीजिए जैसे 2014 में चुन के आए नरेंद्र मोदी साहब, 2019 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो 2019 में इलेक्शन हुआ, फिर हमारे मोदी साहब चुन के आए, तब देखेंगे कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे फिर रिशफल हुए थे। यानी कि पहले अमित शाह जी को कौन सा पोस्ट दिया गया था, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद 19 में उनका पद बढ़ा दिया गया, ओहदा बढ़ा दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज कर दिया गया। फिर 2024 में देखेंगे, फिर हमारे मोदी साहब चुन के तो आए, हेड तो चुन के आए, लेकिन फिर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चेंज किया गया। यानी कि वो जो पिछली वाली काउंसिल थी उसको रद्द करके दूसरा बनाया जाता है। ओके, कब कब? पहला कंडीशन देखिए, इंटायर, इंटायर मतलब पूर्ण, सब, जो सभी हैं, इंटायर काउंसिल, काउंसिल डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड इफ, किस बन गया? यदि क्या हो भैया? लोकसभा, एलएस से मतलब लोकसभा इज डिसॉल्व, यदि लोकसभा भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएंगे। ओके, डिसॉल्व हो जाएंगे। वेरी गुड। दूसरा केस बताइए। दूसरा केस है, इफ पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे? रिजाइन, रिजाइन करते हैं तब। ठीक। तीसरा केस में, यदि पीएम साहब जो हमारे हैं, ठीक है, यदि डाइज, यदि मर जाते हैं, तब रिजाइन हो गए, पीएम की बात हो रही है बेटा। ओके, ये तीन केस हो गए। चौथा केस है, यदि क्या, न्यू काउंसिल फॉर्म्ड आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जब हमारा एक जनरल इलेक्शन होता है जिस 2024 में हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि फिर हमारी मोदी गवर्नमेंट ने दूसरा काउंसिल बनाया। यदि मान लीजिए 2024 में यदि कांग्रेस पार्टी आ जाती, तो 2019 में मोदी सरकार द्वारा जो कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन किया गया था वो रद्द हो जाता है, खत्म। अब राहुल गांधी साहब अपने तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेके चलते, है ना, लेकिन मोदी सरकार आए तो फिर भी वो चेंज किए। यानी कि न्यू काउंसिल फॉर्म्ड आफ्टर जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो किस तरीके से डिसॉल्व होगा ये भी आपने देख लिया। ठीक है, एक एक चीज, पूरा एक एक पॉइंट जो है आपको हम कंसेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जस्ट आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि जो भारत सरकार है उसको ये डिसाइड करना है कि एनईपी पे कुछ न्यू पॉलिसी लेके आना है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर लेके आना है, कोई नया बिल बनाना है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे
धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो क्या करेंगे कि एक प्रपोजल लेके आएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से हो गया ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं कि यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाना है तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएंगे उनका प्रपोजल लेके। ओके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको देखेगा, उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव कर दिया यानी कि सभी जो मिनिस्टर्स हैं सभी को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो रिजाइन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि वो चीज़ें हमारे पीएम क्या करेंगे कि आर्टिकल 78 के माध्यम से प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और कहेंगे साहब इस पे साइन कीजिए। ठीक है, अब उस पे जैसे ही पीएम प्रेसिडेंट साहब जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी साइन कर दी तो वो हमारा एक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए एनईपी है ना, यानी कि न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी, ये है ना, ये पॉलिसी इसको लेके आना था। तो एजुकेशन पॉलिसी लेके आना था तो इसको शुरुआत कौन करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर कौन थे? मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ओके, तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे इसको शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेंगे कि एक प्रपोजल करेंगे। एक क्या करेंगे? प्रपोज द ड्राफ्ट, एक दस्तावेज बनाएंगे। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें 60-70 हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे। देंगे, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा कि इसको पढ़ेगा और इसको अप्रूव करेगा। क्योंकि सब सरकार की प्लानिंग होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव कर देती है। अप्रूव करने का मतलब ये हुआ कि सभी जितने मिनिस्टर हैं, एवरी मिनिस्टर, एवरी मिनिस्टर, यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव कर दिया है तो जैसा कि पहले बताया कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव कर दिया, स्वीकार कर लिया है, तो एवरी मिनिस्टर मस्ट, आप देखिए यूज कर रहा हूं मस्ट, सपोर्ट इट, सपोर्ट इट। ठीक, यदि कोई मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करता तो रिजाइन देके निकले। समझ में आ गया? ओके, आज जब सभी लोग सपोर्ट कर देंगे तो लोकसभा में हमारा ये पास होगा, बहस होगी। तो भैया 60-70, मान लीजिए कि अभी मेजोरिटी में सरकार, मान लीजिए अभी है मेजोरिटी में, और 60-70 जो एमपी हैं यानी कि वही मिनिस्टर हैं वो सपोर्ट कर दिए तो और लोगों की सहायता ले लेंगे तो पास हो जाएगा वो, सिंपल मेजोरिटी से। ओके, जैसे मान लीजिए कि 543 हमारे टोटल लोकसभा में एमपी हैं। ओके, यानी कि 27 दूनी के 54, और ये 272 हमारे मेंबर चाहिए साइन करने के लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए। अब भैया उसमें से 60 से 70, यानी मान लीजिए 70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हैं, तो 70 तो कर ही दिए, तो 2 ही तो चाहिए ना, 202, तो और मेंबर को मना लेंगे वो। तो मतलब यही है कि एवरी मिनिस्टर मस्ट सपोर्ट इट। जब हो जाएगा तब उसके बाद क्या हो जाएगा कि लोकसभा में पास, तब उसके बाद पीएम जाएंगे, है ना, और क्या करेंगे, आर्टिकल आर्टिकल 78 से पीएम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हमें ये करवाना है, साइन कीजिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट महोदय साइन किए, साइन ऑफ उस पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनेगा यानी कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें थी आपकी, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं कैसे कोई बिल पास होता है, कैसे ड्राफ्ट बनती है। जैसे मान लीजिए कि 103 है ना, 103 हमारा है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, है ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि जो समान जो सवर्ण तथा कथित जो सवर्ण हैं, उनमें जो गरीब हैं, जो 8 लाख रुपए से कम इनकी है इनकम, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। भले ही इनकी पॉपुलेशन कितनी परसेंट हो, 10% या 15%, इनको 10% गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया गया। तो जब इस बिल को पास करना होगा ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है, तो जो सोशल वेलफेयर जो हमारे मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, एक प्रपोजल लेके आएंगे,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पहले की प्लानिंग में तभी तो बिल पास होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको अप्रूव करेगा, फिर लोकसभा में बात होगी, फिर वहां से पास होगा, फिर पीएम क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78 के माध्यम से वो जाके प्रेसिडेंट को सूचित करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे साइन कीजिए, और प्रेसिडेंट जैसे उस पे साइन करेंगे वो हमारा एक्ट बन जाएगा, और जैसे ही हमारा एक्ट बना तो हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, ओके। आई होप अच्छे से आपको एक एक चीजें मैंने आपको समझाने का कोशिश किया और समझाया भी। अब देखिए, जैसा कि पहले आपको बताया था मैं कि फिर आपको मैं आर्टिकल बताऊंगा ना, कि देखिए पॉलिटी में क्या है कि कंसेप्ट समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्योंकि कौन सा कंसेप्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है और वो आर्टिकल क्या बताता है, वो भी बहुत मैंडेटरी है, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने हमारे आर्टिकल्स हैं एसोसिएटेड विद किसके साथ, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, उसको हम देखेंगे। ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ये हमारा अनुच्छेद जो है 74, ठीक है। तो 74 वन में क्या है, आप 70 जो हमारा आर्टिकल 74 है उसमें आपको पता है कि ये देखिए आर्टिकल 74 ये क्या है, ये पावर हाउस है, पावर हाउस है। यानी कि जिस तरीके से बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, उसी प्रकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल 74 जो है, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74, वो क्या है, पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस किस लिए है भैया, है ना, कि क्यों, क्योंकि टू ऐड एंड एडवाइस द पीएम। ओके, तो ये हमारा 74 है। अब इसमें 74 में वन है, वो क्या करता है, फर्स्ट 74 में वन जो है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम, सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम। एक एक आर्टिकल का जो सब पार्ट है उसको भी देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये लोग करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम, ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 74 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और हमारे पीएम हैं, वो क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट महोदय के जाकर सुझाव देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो किसमें मेंशन है, आर्टिकल 74 वन में। ओके, ठीक है। इसमें जो कि आपको पहले बताया था कि 74 वन में जब हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, तो इसमें कहा गया कि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम जो है वो क्या करेंगे कि जो भी रिकमेंडेशन देंगे वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। यानी कि हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। लेकिन इमरजेंसी लगा, और जब हमारा इमरजेंसी लगा, नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गवर्नमेंट लगा, इंदिरा सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ठीक है, वो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से, तब उसके बाद इलेक्शन हुआ, और 44th हमारा जनता सरकार आती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है, और वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लेके आती है, और वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, बल्कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट में सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, कंसिडरेशन। लेकिन इसमें है कि रिकंस पुनः विचार करने के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जब फिर से ये पास होके प्रेसिडेंट के पास आएगी तो उस समय प्रेसिडेंट को वो बिल पे साइन करना ही पड़ेगा। साइन ऑफ जैसे करेंगे तो वो हमारा एक्ट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो आपका 74 का वन। अब आर्टिकल 74 टू देखेंगे कि 74 टू में क्या है। ओके, तो आर्टिकल 74 टू में देखेंगे, इसमें ये है कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। यानी कि कहा गया है कि जो भी आप एडवाइस देंगे, किसको, द एडवाइस टेंडर्ड टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट
एक एक चीजें लिख रहा हूं जिससे आपको डाउट ना हो। प्रेसिडेंट शैल बी, शैल नॉट, ये याद रखिएगा, नॉट बी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट, यानी कोर्ट मतलब ये है कि आर्टिकल 74(2) के प्रति आप देखते हैं, ठीक है, कि यदि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम जो भी सुझाव दिए हैं प्रेसिडेंट को, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए दिए हों, चाहे किसी को मंत्री बनाने के लिए दिए हों, चाहे किसी आयोग के चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए जो भी सुझाव दिया गया है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ना तो चैलेंज कर सकते हैं और ना ही उन पे इंक्वायरी होगी। वो कौन सा है हमारा? आर्टिकल 74(2) में। ओके, समझ में आया आपको? याद रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 75। अच्छा, अब आर्टिकल 75 पढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी किन किन मंत्री को अपॉइंट कराना है, ठीक है, और चेयरमैन किसको बनाना है यूपीएससी का, ठीक है, नेशनल एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन किसको बनाना है, अपॉइंट करना है, ये सब आर्टिकल 75 में मेंशन है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ये चीज समझा रहा हूं आपको मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मिनिस्टर बनते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? प्रेसिडेंट के प्रति। वेरी गुड। अपॉइंटमेंट मतलब क्या समझते हैं? अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इसको समझ गए आप, जो कि पहले भी आपको बताया हूं। अब 75 में, 75 में 1 में क्या लिखा हुआ है? 1 में यह है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि पीएम है ना, शैल बी अपॉइंटेड, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये समझिएगा। 74 में ये है, ठीक है, कि आप सुझाव देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, सिंपल। उसके बाद 75 में है कि ये अपॉइंट करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि 75 1 में है कि हमारा पीएम जो है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर्स मिनिस्टर्स, अदर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी शैल बी appointed by the president, ठीक है, on the advice of PM। यानी कि जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उनमें निर्मला सीतारमण हो गए, ठीक है, राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, अमित शाह हो गए, इन सबों का अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, वो तो उनको वही दिलाएंगे। या यूपीएससी के जो चेयरमैन हो गए उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट किसके रिकमेंडेशन से होगा, किसके सलाह से होगा? पीएम के। यानी कि 75 में क्या है? अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए एक हमारा और आया 75(1)(a), ठीक है, इसमें ये कहा गया, अमेंडमेंट हुआ था, और ये अमेंडमेंट हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इसमें यह कहा गया कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पीएम, जो हमारे पीएम साहब हैं उनको भी इंक्लूड करके ये बताया गया कि नॉट एक्सीड 50%, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा,
लोकसभा, ये 15%, ठीक है, और इंक्लूडिंग हमारे पीएम, ये हमारे आर्टिकल 75, ठीक है, 1 और ए में ये मेंशन है। और ये जो है अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, तो इसमें ये जो ए जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। समझ में आ गया? यानी कि क्या हुआ कि 75(1) में तो आप देखते हैं कि पीएम का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और पीएम जो सुझाव देते हैं अपॉइंट करने के लिए किसी भी मिनिस्टर को, चाहे किसी भी चेयरमैन को, तो प्रेसिडेंट तो हमारे करते हैं। ये तो 75(1) में आप देख लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने जो सरकार बनी है उस सारे उसके एमपी हैं सभी को मिनिस्टर बना दिया जाए, खुश कर दिया जाए, नहीं। उसके लिए क्या हुआ कि 2003 में हमारी किसी सरकार थी, 2003 में हम आई होप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही होगी। तो इन्होंने क्या किया कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। उसमें इन्होंने 75(1) में ये जोड़ा उन्होंने, और कहा कि जितने लोकसभा में सीटें हैं, यानी कि 543 है, 543 टोटल एमपी है, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये मानेंगे, मान लीजिए कि 15 इंटू 5.43, यानी कि आप 15 इंटू 6 करेंगे, यानी कि 90, यानी कि ये जो है, यानी कि 90 से अधिक आप मिनिस्टर नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया आपको? ओके, ये कहाँ है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 91st यानी कि 90 से अधिक नहीं बना पाएंगे 91st में। समझ में आ गया? ओके, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें है 75 टू। अब देखिए, जैसे 75 आए तो आप याद रखिएगा अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है कि जो 75 टू में है, आपको मैं बताया था कि जो भी हमारे मिनिस्टर बनते हैं, है ना, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ही बने रहेंगे। प्रेसिडेंट जिस दिन चाहें कि नहीं रहे तो नहीं रहेंगे। यानी कि मिनिस्टर जो हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, ठीक है, ड्यूरिंग, ये चीजें आपको पहले भी बताया हूं मैं, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिख दिया गया है। लिखने को क्या है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट मान लिया गया है प्रेसिडेंट को, यही वही हमारे नॉमिनल हेड हैं। लेकिन नामित मात्र के बस वो हेड हैं, मुखिया हैं। लेकिन जो रियल हेड है वो हमारे पीएम है। तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो मान लिया गया है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे सब चीजें होती हैं। लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये समझिए कि यदि पीएम चाहेंगे तब तक आप मंत्री बने रहेंगे, पीएम नहीं चाहेंगे तो मंत्री पद से आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज 75 टू में आप समझ लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, एक हमारा है आर्टिकल 75 का 5, ठीक है, 75 का 5। 75 का 5 बोलता है कि इसमें है कि यदि कोई मेंबर को मंत्री बना दिया गया है और वो आदमी न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का एमपी है, उस केस में क्या है, उस केस में उसको 6 महीना के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो इलेक्टेड या तो अपॉइंटेड किया जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले भी बता दिया हूँ, यानी कि 75(5) में ऐसा है, ठीक है, समझ लीजिए आप। ओके, अब देखिए, ये आपने पूरा आर्टिकल समझ लिया, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं, इसको आपने देखा है। ओके, अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है इसमें। मैं जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था डेट टाइम देखा मैंने कि इससे पूछा गया कि जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी कि केंद्रीय, ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो आपका सचिवालय है ना, इसमें पूछा गया है कि ये किसके कंट्रोल में आता है, यानी कि अंडर द अंडर द कंट्रोल ऑफ। पहले ये क्वेश्चन पूछा कि ये किसके अंदर आता है, इसका कंट्रोलिंग किसके अंदर रहती है। दूसरा कि इसका सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, हेड इज, ये पूछा। ये दो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बताऊं कि जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, ओके, उसका जो किसके कंट्रोल में आता है, तो वो कंट्रोल में आता है किसके, पीएम के, ठीक है।
इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है? वो हमारे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होते हैं? टॉप सीनियर मोस्ट जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं वही हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ये होते क्या हैं? ये हमारे होते हैं एक्स ऑफिसियो यानी कि पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, चेयरमैन किसके भैया? ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ओके, यानी कि जो सिविल सर्विस बोर्ड है जिसमें आईएएस जो लॉबी है ना, तो उसका सिविल सर्विस बोर्ड है। तो उस सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? जिस प्रकार से आप देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष वो जो उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष अपने आप मान लिए जाते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी चुने जाएंगे या बनाए जाएंगे वो अपने आप ही जो सिविल सर्विस बोर्ड है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो हमारे यूनियन कैबिनेट मीटिंग है, तो यूनियन कैबिनेट मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, जो हमारा यूनियन कैबिनेट मीटिंग, तो ये आपको पता होगा। तो यूनियन कैबिनेट मीटिंग पूछ देगा कि इसके जो हैं चेयरमैन है ना, इसके चेयरमैन कौन है? ऑप्शन देगा, क्योंकि हमारे कैबिनेट है वो भी यूनियन है, तो होम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, कि पीएम होंगे। ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो इस केस में ना तो ये होंगे ना तो ये होंगे, कौन होंगे? पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, ठीक। यदि मान लीजिए कि पीएम को रिजाइन देना है तो किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को, कि अपने पार्टी के जो भारतीय, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब को रिजाइन देना है, वो किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन जी, उनको देंगे। कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको देंगे। कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको देंगे। कि प्रेसिडेंट को देंगे। तो ऑब्वियसली यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देंगे तो देंगे प्रेसिडेंट को। ओके, वेरी गुड। और अभी हमारे जितने मिनिस्टर हैं, आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें 18 मिनिस्टर थे। ओके, उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये भारत सरकार का जो लीगल नेम है वो कहाँ मेंशन है? लीगल नेम यानी कानूनी तौर पे जो हमारा लीगल नेम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ है? तो उसको मेंशन किया गया है लीगल नेम ऑफ ये, यानी कि लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ गया है, किसमें मेंशन है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका लीगल नेम है द यूनियन ऑफ इंडिया, एज पर क्या आर्टिकल, कौन सा? एज पर आर्टिकल कितना? 300। यानी आर्टिकल 300 में लिखा गया है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका लीगल नेम क्या है? हमारा द यूनियन ऑफ इंडिया। वो आर्टिकल 300 है। और जब आर्टिकल 300 है तो एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा, क्या? आर्टिकल, ठीक है, 300A, इसमें क्या हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसने क्या किया था कि जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल 31 है ना, उसको क्या किया था? उसको ख़त्म कर दिया गया था। ख़त्म करके क्या जोड़ जोड़ दिया गया? लीगल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इसको ख़त्म कर दिया गया था और इसको राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल बना दिया गया था प्रॉपर्टी रखने का। तो 300A में ये मेंशन है। ओके, ये चीज़ें रहने दीजिए, आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ये हमारा आर्टिकल 300 में है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका लीगल नेम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें आप देख लिए।
अभी क्या है कि आपको मैंने क्या बताया कि जो हमारा कैबिनेट था, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका लीगल नेम क्या है, यूनियन कैबिनेट मीटिंग का चेयरमैन कौन बनते हैं, और सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, उस किसके कंट्रोल में आता है, ठीक है, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75 के 5 में क्या मेंशन है, यदि कोई मिनिस्टर बन गया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर उसको इलेक्टेड या नॉमिनेटेड बनना पड़ेगा, ठीक है, एमपी। 75(2) में क्या है, आप देखेंगे कि हमारे जो भी मिनिस्टर होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट के प्लेजर में रहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपने आर्टिकल में देखा। उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की मैंने कोशिश किया कि किस तरीके से कोई बिल और कोई एक्ट पास होता है, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल के बारे में आपने देखा है, पावर एंड फंक्शन के बारे में देखा है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको कैसे डिसॉल्व किया जाएगा उसके बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। उसके पावर एंड फंक्शन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, उसके बारे में देखा आपने। फिर उसके बाद कैबिनेट सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में देखा है आपने। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मिनिस्टर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, यानी कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति है और सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति है, तो इसको भी आपने देखा है, प्रेसिडेंट और लोकसभा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर देखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, किसके रिकमेंडेशन पे, किसके एडवाइस पे, पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। और वो क्या होते हैं कि वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। यदि नए हैं, नहीं हैं और मिनिस्टर बन गए हैं तो 6 महीना के अंदर उनको मेंबर बनना पड़ेगा, वेरी गुड। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा हमने, ओके। उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर से कैटेगरीज था उसको देखे हम कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या है, डिप्टी मिनिस्टर क्या है, ये सब हमने समझा है, ठीक है। और कैबिनेट जो कि हमारा मूल संविधान में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार जब जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 लेके आते हैं और उसमें कैबिनेट आर्टिकल 352 में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया है। और फिर हमने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ये चीज बताया आपको। ये तो अब तक हमारा जो प्री का कंसेप्ट था ये आप समझ लिए हैं। अब देखिए जो मेंस का अप्रोच है कि 250 वर्ड्स में कैसे मेंस में सब्जेक्टिव लिखेंगे उसको हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हिंदी में, ओके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संरचना और कार्यों की चर्चा कीजिए। भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, ओके। तो देखिए आप क्या करेंगे इस सब क्वेश्चन में कि आपको बताया हूं कि जब आप ड्राफ्ट करेंगे इस सब क्वेश्चन को, क्योंकि हार्डली आपको 5-6 मिनट में आपको लिखना है ये 250 वर्ड्स में, तो तुरंत 1 मिनट में क्या करेंगे आप डिफाइन करेंगे कि आपका इंट्रो क्या है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो हमारा मंत्रिपरिषद लिखा है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किस आर्टिकल में मेंशन है, पहले वो लिखेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में 74 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 74 में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होंगे, बिल्कुल सही, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट किस में होगा, कौन करेगा, तो वो सब आपका मंत्रिपरिषद का जो चीजें हैं वो आप आर्टिकल में मेंशन करेंगे। यानी कि आर्टिकल 74 में हमारा ये पद है, लेकिन आर्टिकल 75 में हमारा अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सब आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, ओके। फिर आप क्या करेंगे कि बॉडी पार्ट में जाएंगे और बॉडी पार्ट में क्या करेंगे कि 3 तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। एक हमारा कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि कैबिनेट मंत्री। दूसरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जो हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव इंडिपेंडेंट हमारे जो पोस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें डिप्टी, डिप्टी मिनिस्टर। इसको आप बॉडी पार्ट में आप समझाइएगा और जिस तरीके से आपको बताया कैबिनेट में क्या क्या होता है, ठीक है, वो लिखेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या है लिखेंगे, डिप्टी मिनिस्टर में क्या होता है आप लिखेंगे। ये जब आप लिख लेंगे उसके बाद जाएंगे आप कलेक्टिव सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे कि है क्या, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे आप देखिए प्रस्तावना में क्या होगा, भारतीय सामाजिक राजनीति व्यवस्था में, ठीक है, यानी इंडियो सोशियो पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट सिस्टम है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है, बहुत सही। जहां राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद
वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मेंशन है, तहत स्थापित की गई। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन जो कि आपको पहले बताया, ऐसे करेंगे आप। वेरी गुड। मंत्रिपरिषद की संरचना करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे है। तो ये हमारा त्रिस्तरीय निकाय है। ठीक है, 3 स्टेज पे है। एक हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभाव। और ये ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री में क्या हो जाए, गृह, होम, रक्षा, डिफेंस विद फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले वरिष्ठ नेता, जो हमारे लीडर, सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं, उनको ये कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और नीति निर्धारण में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही। ओके, राज्य मंत्री हमारे जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, वो क्या होते हैं, ये छोटे विभागों के प्रमुख होते हैं। सामान्यतः कैबिनेट बैठकों में तक ये शामिल नहीं होते जब तक उन्हें आमंत्रित न किया जाए। ठीक, वेरी गुड। राज्य मंत्री यानी कि जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके विभागीय कार्यों में सहायता के लिए जुड़े होते हैं। ठीक है, और 91st को पता है आपको, 15% से अधिक हमारे मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते। ओके, प्रमुख कार्य क्या है इसके, नीति निर्धारण, आपको पता है, पॉलिसी मेकिंग में। विधायी भूमिका, संसद में पेश किए जाने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, जिन्हें मंत्रियों द्वारा तैयार और प्रबंधित किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती है और बजट तैयार करती है। बहुत सही। कार्यकारी निरीक्षण, यानी कि कानूनों की कुशल कार्यवाहन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नौकरशाही का पर्यवेक्षण करते हैं। बिल्कुल सही। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारा क्या है, एक हमारा इंडिविजुअल, एक हमारा कलेक्टिव, वो आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत मेंशन है। एक तो हमारा क्या करता है, यानी कि आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अतः यह संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। एकजुटता, इसका अर्थ है कि कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए सभी मंत्री समान रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो उसे या तो उसे स्वीकार करना होगा या इस्तीफा देना होगा। ठीक है, संयुक्त अस्तित्व जो है, जो हमारा मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, यानी टुगेदर दे स्विम एंड टुगेदर दे सिंक्स। ओके, यदि किसी एक मंत्री या पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, नोट कीजिएगा। यदि मान लीजिए आप किसी के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आ गए, किसी मंत्री के प्रति भी या सरकार के प्रति, तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्रिपरिषद है, सबको रिजाइन देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका निरंतर रूप से जनता द्वारा निर्वाचन सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेही बनी रहे। आप जैसे मान लीजिए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, और आपसे यदि कोई गलती होती है तो आपकी जो जो आपको हेड कर रहा है, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलतियां हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक जो गलतियां हुई हैं, डीएम के द्वारा कोई गलती हो गई है, तो उसका जवाबदेही उस डिस्ट्रिक्ट, डीएम जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो एमपी हैं, सांसद महोदय, वो पार्लियामेंट में जाके उस डीएम की कार्य प्रणाली को माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। वो, यानी कि आप समझिए कि सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग बस हमारे कोई अधिनियम पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसका एग्जीक्यूशन भी वो देख रहे हैं। यानी यदि कोई डीएम या लेखपाल भी यदि गलती करता है तो उसके जिम्मेदार हमारे कौन होंगे, जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है पार्लियामेंट में। समझ में आ गया आपको? इसलिए आप कोई भी काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए। और लोगों को लगता है कि मंत्री क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मंत्री इंटरफेयर करेंगे भाई, क्योंकि वो आपके हेड हैं। आप बस जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करना, एजुकेशन और लेजिस्लेटिव दोनों तरह की शक्तियां किसके पास है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है। तो आप देखते हैं कि यदि खासकर किसी सीएससी पे या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर क्या है, यदि अपनी कार्य सही से नहीं कर रहा है और एमपी महोदय आके यदि उसको डांटते हैं, तो वो डॉक्टर कहता है कि हम रिजाइन दे देंगे। अरे भाई, रिजाइन क्यों दे रहे हो? तुम सरकार के अंदर काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें पैसा कमाना है। और जो एमपी हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो पार्लियामेंट में जाके जनता का जवाब दें कि डॉक्टर ने क्यों नहीं सही से काम किया है। लेकिन क्या कीजिएगा, बस नौकरी पाना और संविधान की जानकारी न रखना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए ये जो संविधानिक क्लास है,
प्लीज़ सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने जो भी प्रीवियस क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ मैं, अच्छे से समझिए और अपने आर्टिकल को समझिए और बात कीजिए। खैर, कम टू द पॉइंट। ये आप लिख देंगे जवाबदेही की बात है तो उसको आपको समझाने की मैंने पूरा कोशिश किया। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि जो मंत्री परिषद हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सरकार के स्टीयरिंग व्हील हैं, यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, नियंत्रण चक्र के रूप में कार्य करती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से यह शासन में दक्षता और भारत की जनता के प्रति जवाबदेही का संतुलन सुनिश्चित करती है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। ओके, अब इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन वही है कि डिस्कस द कंपोजिशन and function of the Council of Ministers, highlights the significance of the principle of collective responsibility in the Indian parliamentary system। 250 वर्ड्स में लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन जैसे आपको पहले बताया हूँ उसी तरह करना है आपको। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द इंडियन सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो हमारा इंडियन सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो हमारा कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, हमारे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो जो भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे बात होती है उसका रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे ये। वाइल द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज एक्चुअल पावर। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो तो नॉमिनल हेड है, नामित मात्र के स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है, बट रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। ठीक है, दिस सेटअप इज स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 74। आपको पता है टू ऐड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 74 में है। लेकिन 75 में क्या है कि अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी कि देखिए जहां भी काउंसिल सीओएम की बात आई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात आई, वहां पे बस दो आर्टिकल आप याद रखिएगा, एक तो आपका 74 और एक 75। 74 में क्या है कि एड एंड एडवाइसेस है, लेकिन 75 में अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीजें हमारे 75 में आ जाएंगी। ओके, देखिए द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल के बारे में बात हो रही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 3 टायर बॉडी कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा, एक हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, डिप्टी डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, ओके। आप कैबिनेट मिनिस्टर में पता है आपको कि जो होम, डिफेंस और फाइनेंस जो मोस्ट अट्रैक्टिव जो पोस्ट हैं वो हमारे जो सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं। ओके, पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं और ये क्या करते हैं, जनरली अपना मीटिंग ले लेते हैं ये। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये हमारे कैबिनेट के जनरली पार्ट नहीं होते हैं, जब तक इनको इनवाइट नहीं किया जाए ये कैबिनेट की मीटिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं। जो डिप्टी मिनिस्टर हैं आपको पता है कि डिप्टी मिनिस्टर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे कैबिनेट हैं और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको ये असिस्ट करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में पता है कि 15% से ज़्यादा हमारे मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे। ओके, इनका मेन फंक्शन क्या है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके मेन फंक्शन क्या है, तो देखिए इनका जो सीओएम का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेन फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि ये हमारा सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइडिंग ऑन इंटरनल एंड फॉरेन अफेयर्स के बारे में देखता है। लेजिस्लेटिव रोल के बारे में क्या है, जो विधायी शक्ति है उसके बारे में क्या है, मोस्ट बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर गवर्नमेंट बिल ड्राफ्टेड एंड मैनेज्ड बाय द मिनिस्टर। जो भी हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी बिल पास होते हैं वो हमारे सरकारी बिल होते हैं, अधिनियम होते हैं। तो जो हमारे सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको इंट्रोड्यूस करें और उसको पास कराएं। ओके, फाइनेंशियल कंट्रोल आपको पता है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मैनेज करते हैं नेशनल इकोनॉमी एंड प्रिपेयर करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट। जो हमारा आर्टिकल जो बजट के बारे में कितना है, आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 312, ठीक, 312 तो ऑर्डिनेंस सर्विसेज 112, ठीक है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में हमारा देखते हैं कि हमारा बजट है। ओके, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखेंगे हम कि हमारा एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट क्या है, यानी एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट क्या है, जो कि आपको हम एग्जांपल दिए हैं कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई काम करता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना, तो उसकी जिम्मेदारी कोई काम करता है तो वो पार्लियामेंट में उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो पूछेगा कौन, एमपी महोदय पूछेंगे। ठीक है,
ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना? जो प्रिंसिपल हैं हमारे ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है क्या? ठीक है? और ये देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल 112 याद रखिएगा आप इसको ना, ठीक है? ओके। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, सामूहिक ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि हम आपको बताए हैं आर्टिकल 75, उसमें ये है कि अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोक सभा। ओके? तो ये हमारा है 75 3 में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। ये आप ध्यान रखिएगा, लोक सभा। दिस इज बेड रॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके। सोलिडारिटी, ये जो हमारा है सोलिडारिटी, ये क्या करते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होगा? सोलिडारिटी। इट इम्प्लाइज दैट ऑल मिनिस्टर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट। यानी कि जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, वो हमारे चाहे डिप्टी मिनिस्टर हों, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हों, या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सभी लोग बराबर रूप से जिम्मेदारी हैं हर एक डिसीजन का, हर एक निर्णय का, कैबिनेट का। ओके। इफ अ मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन, दे मस्ट आइदर एक्सेप्ट इट और रिजाइन। यदि कोई भी बिल है, उस पे हर एक मंत्री को स्वीकार करना होगा उस बिल को। यदि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पास किया है तो। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो या तो आप रिजाइन दे दीजिए, और नहीं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यूनिफाइड सर्वाइवल के बारे में हम देखे हैं कि द काउंसिल हो, यानी कि सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो स्विम्स और सिंक्स टुगेदर, यानी कि साथ एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट एनी सिंगल मिनिस्टर, देखिए एनी सिंगल मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, किसी पे यदि ये पास हो गया या गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा पास हुआ, तो द इंटायर काउंसिल मस्ट रिजाइन, इंक्लूडिंग मिनिस्टर फ्रॉम द राज्यसभा। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो चाहे लोकसभा से आते हों, चाहे राज्यसभा से आते हों, उस सभी को रिजाइन देना होगा। अकाउंटेबिलिटी के बारे में, इट इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव रिमेन कंटिन्यूसली आंसरेबल टू द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस। यानी कि जो भी हमारी जवाबदेही है, वो हमारा लोकसभा के लिए जिम्मेदारी इनकी जवाबदेही होगी। ओके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन सिंपल है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट एज अ स्टीयरिंग व्हील, यानी कि जो आप गाड़ी चलाते हैं फोर व्हीलर, जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, उसी प्रकार ये पूरी सरकार एक कार है, और उस कार में जो स्टीयरिंग है, वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? Through the mechanism of collective responsibility, it ensures a blend of efficiency in governance and accountability to the people. देखिए, यदि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो हमारा जवाबदेही बनती है उनकी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यानी लोकसभा के प्रति, यानी कि जनता का जो भी मुद्दा है, यदि कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आपको लोकसभा में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछता है तब। ठीक है? तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने क्या देखा कि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, उसको भी हमने देखा है। ठीक है? उसके बाद हमने सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 250 वर्ड्स के, उसको भी हमने समझा है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश किया है। ठीक है? और इसको क्या है कि अच्छे से आप समझिए, पॉइंट वाइज इसका नोट्स बनाइए। ठीक है? एक एक कंसेप्ट समझिए, है ना? और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटी के कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि जीएस स्टडी विद अजीत, सब कैपिटल लेटर में है, उस पे आप बने रहिए। ठीक है? और अपने जो आर्टिकल्स हैं, जो आप डेली टू लाइफ यूज कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से याद कीजिए। थियोरेटिकल नहीं, बट प्रैक्टिकली उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, और तब आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेवेंस है ना? क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि अपना एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं उसको निभाने के लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उसको स्वीकार करने के लिए, स्टेट कैसे चलती है उसका डीपीएसपी क्या है उसको चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव क्या है उसको समझने के लिए, हमारे पीएम महोदय क्या हैं उनको समझने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों के समझने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।